सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ्ताब। सर क्या हाल है? सर जुमा मुबारक। और आपके शो के तवस्सुत से मैं ट्विन सिटी के शहरियों से इजहार हमदर्दी पेश करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर वो सुना है कि कल रात से कहीं आ जा नहीं पा रहे, वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स भी बंद हैं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी बहुत तेज़ नहीं चल रहा। तो इफ़ देयर इज़ एनी कंसोलेशन तो कल हमारा यही हाल होना है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वो फिजिकली भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे और डिजिटली भी नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली यही खबरें हैं। तो सर मेरे ख्याल में फिजिकल का तो इतना मसला नहीं है, डिजिटल ट्रैवलिंग जब किसी की बंद हो जाए तो सर तब आपको पता है एंग्जाइटी लेवल्स जो हैं वो छत को जाके लगते हैं और लोग जो है वो परेशानी के बायस जो है ये घर वालों से मजबूर हो जाते हैं बात करने को, और आपको पता है उसके बाद फिर सिर्फ मसले पड़ते हैं। ये आपने बहुत सही निशानदेही की है। उसकी वजह ये है कि अपनी तरफ से उन्होंने लॉन्ग वीकेंड बना लिया था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो अब घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। सर बिल्कुल। और इसको हम सर इसके हक में नहीं है हम सर घर पे लड़ें। आप देखें, आप फिर सर दकियानुसी अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। घर के अंदर वो जो एक कमरा है जिसके अंदर एक डब्बा है जिसके अंदर पुरानी किताबें पड़ी हैं, मट्टी खा रही हैं, उनको निकालें सर, उनको फूंक मारें और उनसे डस्ट हटा के किताब खोल लें। और वैसे घर वाले भी खुश होंगे, चलो यार किताब भी पढ़ रहा है पुत्र, और उसके अलावा आप भी उस किताब के अंदर इनगल्फ हो जाएं और उसको पढ़ें और शायद आप कुछ सीख ही जाए। सर अटेंशन स्पैन अगर इतना हो, वैसे तो अटेंशन स्पैन की अब मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 मिनट है, तो किताब के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो सर लीनियर लर्निंग है, तो ये एक मसला होगा। लेकिन एक दफ़ा आपने कर लिया, आपको मज़ा आ गया तो आप किताबी हो जाएंगे। सर इसमें ना दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि अब बहुत कम घर रह गए हैं जिनमें एक शेल्फ भी किताबों वाला बचा है। अच्छा, ये बात सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहती। हर घर में आपको याद है डेस्क, स्पीकर्स, इस तरह की चीज़ें होती थी, वो भी गायब हो गए हैं। मुझे तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता टीवी भी गायब हो जाएगा, सिर्फ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही रह जाना है। सर बिल्कुल। और जहाँ तक आपने अटेंशन स्पैन की बात की, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अटेंशन स्पैन पहले से बड़ा है और कम से कम 180 सेकंड हो गया। वाह। उसकी वजह ये है कि नई जो YouTube की पॉलिसी है उसमें शॉर्ट्स अब 180 सेकंड तक तवील हो सकती हैं। सर गोरे ने किया है, उन्होंने बाकायदा पढ़ लिख के किया होगा, सर्वे करवाए होंगे, बड़ी एक डिटेल्ड उनकी एक रिसर्च होगी, तो अब 180 सेकंड 3 मिनट बने। सर इतना तो है। सर बेहतरीन सर, 3 मिनट इज़ मोर देन इनफ। बाकी सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर क्रिकेट की दुनिया से ढेर सारी खबरें आ रही। पिछले हफ्ते भी हमने काफ़ी डिस्कशन की थी। मोहम्मद यूसुफ जो हैं बतौर सिलेक्टर मुस्ताफ़ी होने का उन्होंने फ़ैसला किया। अब बाबर आजम साहब ने भी ट्विटर के ज़रिए ये बयान पेश किया है कि वो भी कप्तानी का अपना जो रोल है जो होता है वो छोड़ना चाहते हैं और उसके अंदर से रिज़ाइन करेंगे वो। और रिज़ाइन करने की वजूहात जो बयान की जा रही है वो ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कुछ मतलब पर्सनल जो उनकी स्पेस है उसकी बना पे कह रहे हैं कि मुझे पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए, वो परफॉर्मेंस हो जाए, उसको बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए वो कह रहे हैं कप्तानी जो है मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो वो छोड़ें सर। ज़ाहिर है ये सर रूम क्रिएट करता है मोहम्मद रिजवान के लिए, जो कि पहले भी सर चहमगोइयाँ बहुत थी कि मोहम्मद रिजवान को ही वाइट बॉल के नए कप्तान जो है बनाने का फैसला किया जा रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो ही शायद लीड करें। तो चलें, ये तो फिर बहुत मज़ीद क्लैरिटी आ गई इसके अंदर कि बाबर आजम साहब खुद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये एक सवाल है कि मतलब आया उनको उनसे डिस्कशन करके उनसे रिज़ाइन सर एक तो तक आप देते हैं और दूसरा होता है रिज़ाइन आपसे लिया जाता है, तो ये कौन सा वाला है हमें नहीं पता, नाम इसके ऊपर हम कोई खबर है हमारे पास कि क्या हुआ, बट खबर यही है बेसिकली कि वो नहीं कैप्टन रहना चाहते जो भी उसकी वजूहत हो, और अब कोई नए कप्तान सेलेक्ट होंगे और वाइट बॉल के अंदर आपके पास एक नया जो लीडर आएगा और फिर हम देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस। अभी चैंपियंस ट्रॉफी बस आने वाली है। सर हो तो पाकिस्तान में जिस तरह कहा जाता है ना कि कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर तो कई ऐसी आपको मैं माजी मिसालें दे सकता हूँ जिनमें आमिर सोहेल भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं कि जो टीम का हिस्सा ही नहीं थे वो टीम में वापस आए और एज कप्तान आए। सो यहाँ पर कप्तान कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर आप इस वक्त खबरें देखें ना तो जो फ्रंट रनिंग हॉर्सेज हैं आपके, वो एक तो रिजवान है और दूसरे शादाब हैं। और शादाब की वजह ये है कि वैसे तो उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके PSL की टीम भी उनकी कप्तानी में जीती हुई है और अभी जो चैंपियंस कप करवाया है उसकी टीम भी उनकी कप्तानी वाली जीती। वाह वाह वाह। तो वो एकदम से रिजवान के साथ फ्रंट रनिंग पे आ गए। वेरी गुड। अच्छा, अब बात ये है कि
ये एक हमेशा से मसला रहा है कि जी शादाब या कोई भी शख्स जो अगर उसकी टीम में जगह नहीं बनती तो फिर उसको कप्तान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट कैप्टन। बट दूसरे केस में अगर आप ये देखें कि शादाब आते हैं ना, तो आपको कप्तानी में कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आएगा। अगर रिजवान आते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि बाबर कब गए और कब रिजवान आए। उसकी वजह ये है कि ये बात मशहूर है कि बाबर वैसे भी बहुत मशवरा करते थे रिजवान के साथ। और दूसरी जो सबसे बड़ा देखें बाबर की कप्तानी में जो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी वो ये थी कि T20 की हद तक उन पर तनकीद ये होती थी कि उनको या रिजवान को इकट्ठे ओपन नहीं करना चाहिए। उनमें से कोई एक कर ले और एक अग्रेसिव बैट्समैन आ जाए, लेकिन वो कहते थे कि नहीं हम ही करेंगे। अब अगर रिजवान कैप्टन बनते हैं तो वो तो वैसे ही रहेगा। बाकी जहाँ तक डिसीजंस की बात होती है उसमें बहुत माइनर सा फ़र्क आ सकता है। वो तो आपको पता है वैसे भी ज़्यादातर अब मुशावरत होती है, कोच के साथ भी होती है, जो आपके साथ टीम एनालिस्ट होते हैं और वो मल्टीपल होते हैं उनके साथ भी होती है। सो अब कप्तान जो है बाकी अपनी कप्तानी में कोई बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे वो स्टैंड लेते थे और अगर रिजवान आएंगे तो वो भी स्टैंड लेंगे। बिल्कुल सर। और सर आप इस तरह से देख लें कि हम अगर वाइट बॉल छोड़ दें और टेस्ट की हद तक चले, शान मसूद की परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में उतनी अच्छी तो नहीं रही, कप्तान अभी तक खैर से वही हैं, तो ये भी कोई सर इंडिकेशन नहीं है ऑब्वियसली कि आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही सिलेक्ट होना है। और ये देखिए ना, एक मसला यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग कहेंगे यार रिजवान का बनता है, बनता क्यों? मुझे आज तक ज्ञान ये नहीं समझ, जैसे आपने एक और सर बयान दिया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सर ये कुछ भी होने से मैं बड़ा तंग हूँ। हमें थोड़ी सी पॉलिसी अपनी बतौर शहरी और इस अवाम का हिस्सा होते हुए मुल्क के अंदर तब्दील करनी चाहिए कि ये कहना हम छोड़ दें कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो ये पॉलिसी है, या दूसरा ये होगा यार यहाँ वो चीज़ हो सकती है जो मेरिट पे उतरती है चीज़। अगर शादाब सर इस वक्त मेरिट पे पूरे उतरते हैं और रिजवान से ज़्यादा उतरते हैं फ़र्ज़ करें, और वो वाइट बॉल के अंदर स्पेस क्रिएट हुई है, तो फिर शायद आपको ही बनना चाहिए। अच्छा दूसरा सर इसके अंदर ये वाली बात है कि आप अगर जो आपने बात की कि लिएज करते हैं एक दूसरे के साथ बाबर और रिजवान, मेरा अपना ख्याल है शादाब के साथ भी शायद मोहम्मद रिजवान जो लिएज करें, क्योंकि सर विकेट कीपर जो होता है उसका भी एक थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू होता है तमाम चीज़ों के ऊपर, और प्लस ही इज़ सीनियर मोस्ट आफ्टर शादाब मेरे ख्याल में, जो रिजवान और बाबर के मतलब रिजवान भी एक सीनियर प्लेयर बन चुके हैं अब तो उनके लोग जो है उनकी बात भी सुनेंगे। तो शादाब जो है अगर कैप्टन बन जाते हैं और मोहम्मद रिजवान हालांकि वाइस कैप्टन नहीं होता हमारे उसके अंदर उस तरह से, तो अगर वो वाइस कैप्टनसी में भी आ जाते हैं तो उस रोल को तो बड़ी देर से ऑलरेडी सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी कर लें अगर वो, तो कोई मसला नहीं। वैसे सर आप देख लें कि इंडियन टीम का हवाला अगर आप ले लें तो उसके अंदर कोहली आए, कोहली गए, शर्मा आए, शर्मा रहे, मतलब उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो एज ए प्लेयर की जो क्रेडिबिलिटी और बाकी चीज़ें, उसमें तो दोनों के अंदर कोई कमी नहीं आई। कोहली आया कि मेरे जब वो कप्तानी के अपने दौर के अंदर परफॉर्मेंस उनकी कम हो गई थी, अब देखिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अपने वर्ल्ड कप में भी और बाकी जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर भी, और टेस्ट में तो उनसे उनका रिकॉर्ड बहुत ही आला है। सो दैट बीइंग सेड, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि कप्तान जब आप बन जाएंगे तो आप मतलब एक जवाल आपका शुरू हो जाएगा। शायद आप बेहतर खेल लें लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और एंड में सर जब मैच हारना है कुछ होना है तो सर अगर कुछ तनकीद होनी है तो कैप्टन पे होनी है। जी, जिस तरह से आपने वो बात की ना कि क्यों रिजवान के बारे में लोग ये कहते हैं कि जी उनका बनता है, मेरे ख्याल में जब से उन्होंने कप्तानी शुरू की है ना मुल्तान सुल्तान्स की, क्योंकि मुल्तान सुल्तान PSL में ऐड ही लेट हुई थी शायद, तो तब से बहरहाल मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेलने वाली टीम है। तो शायद इस वजह से लोगों को ये लगता है कि क्योंकि मतलब अगर हर दफ़ा फाइनल में पहुंचती है या ज़्यादा दफ़ा पहुंचती है तो एक कंसिस्टेंट टीम है, तो कप्तान को अच्छा कर रहा होगा। अच्छा, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना उसमें जाहिर है हम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम हिम, लेकिन क्योंकि उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, आपकी ऑप्शंस बहुत खुल जाती हैं। सो अगेन वो उसको और नेशनल साइड को ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि इनका मुवाजना मुकाबला करना कोई अच्छी बात है या नहीं है। जो आपने इंडिया की एग्जांपल दी ना, इंडिया की एग्जांपल में जो इंटरेस्टिंग बात है जो इस वक्त मुझे लगता है कि हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस वक्त उनकी T20 का कैप्टन और वनडे का कैप्टन एक शख्स नहीं है, दो अलहदा शख्स हैं। इस वक्त जो उनका वनडे का कैप्टन है वो T20 टीम में भी नहीं है। सो यहाँ पर ये जो हम वाइट बॉल कह के सब मिला देते हैं, क्लब हो जाता है। मेरे ख्याल में इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचने की देखें ना सर, आप इसको ओवर्स की बेसिस पे करें ना, एक 20 ओवर्स का फॉर्मेट है, एक 50 का है और एक टेस्ट मैच है। फिर उसके अंदर तो आप देखें ना जो बंदा उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो बेहतर बैठ रहा है उसको कैप्टन बनाएं आप। अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि रिजवान जो है वो T20 के अच्छे कैप्टन हो। मेरा तो अपना ख्याल है रिजवान का फोटे ही नहीं है T20 क्रिकेट, वो शायद वनडे में बेहतर है।
मेरे तो ख्याल में बाबर आजम को भी हमने T20 के अंदर ज़बरदस्ती एक रखा हुआ है एज एन ओपनर। वो नीचे आए तो शायद बेहतर खेलें, शायद जब वो नीचे आए और फाइनली हम देख पाए उनको, शायद वहाँ भी परफॉर्मेंस ना हो, शायद वो छा जाएँ उसके अंदर। मसला ये है सारा सर कि हमारे पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड, तो एक तो हम बात करते हैं यार पैसे कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, फैसिलिटीज़ कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्टेडियम्स कम है, लिमिटेड, डोमेस्टिक के अंदर से ऊपर नहीं आता, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सर इस वक्त जो अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लोग भी हैं वो भी मैं लिमिटेड रिसोर्स मांगता हूं। अगर आपके पास 3 मुख्तलिफ टीमें नहीं है, ये लेट से 3 मुख्तलिफ टीमें और फिर बैकअप्स नहीं है, तो आपका जो कोर टीम है और जो कोर कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स हैं वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। बिल्कुल यकीनन, और बात ही असल में यही है। देखें बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग पर लोग एतराज़ करते हैं वो T20 में करते हैं ना। कोई भी नहीं बाबर को रोकता वनडे में ओपन करने से, बल्कि वो खुद ही नहीं करता। मतलब टेस्ट में भी वो खुद ही नहीं करते। अगर वो करना चाहें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सबको एतराज़ सिर्फ T20 की ओपनिंग से, और वो छोड़ते नहीं है। सेम गोज़ फॉर रिजवान, अगर वो आके वनडे में ओपन करना चाहते हैं किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ T20 में करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ओवर्स खेलना चाहते हैं। वनडे में तो 50 ओवर होते हैं, या टेस्ट में तो अनलिमिटेड ओवर्स होते हैं। T20 में क्योंकि लिमिटेड होते हैं तो वो दोनों चाहते हैं कि हम ऊपर आएँ और हम लंबी बारी खेल सकें। और सर या तो चले ये होती ना बात कि यार है ही नहीं कोई, एक ज़माने में ये भी मसला था ना कुछ। अब साइम है, आपके पास फ़खर है, ये दोनों मतलब ओपनिंग के अंदर इनका सिर्फ ओपनिंग का रिकॉर्ड निकाल ले तो कोई इतना बुरा तो नहीं है ना सर। फ़खर जमान जो है जब अगर चल पड़े तो बेहतरीन प्लेयर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और फिर पता है क्या, बहुत फ्लूइड होनी चाहिए, जिस तरह से हम कह रहे हैं ना T20 वनडे, इसी तरह आप किस कंडीशंस में खेल रहे हो, आप होम खेल रहे हो, अब्रॉड खेल रहे हो। अच्छा आप अब जिस तरह ये आपकी पाकिस्तान की पिचेस हो गई, आपकी इंडिया की पिचेस हो गई, आपकी दुबई की पिचेस हो गई, अगेन ये नहीं कि इसमें कोई बंदा चलता ही नहीं है, लेकिन फ़खर जमान इसने अच्छा भी परफॉर्म किया है इन तीनों जगह पे, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा पसंद है बाहर की तेज़ बाउंसी पिचेस। ठीक है, इसी तरह शान मसूद भी इनमें शामिल है कि शान मसूद इंग्लैंड जाके सेंचुरियों पे सेंचुरियां करता है, हमारी पिचेस पे वो इतना परफॉर्म नहीं करता है। इसी तरह कई प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे इतना परफॉर्म नहीं करते। अगेन जब आपकी 24 करोड़ की आबादी है और उसमें हर बच्चा ही क्रिकेट खेलता है, सो मतलब आपके पास पूल इतना बड़ा है, तो आपसे जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 3 टीम्स या 3 भी क्या 6 टीम्स आपके पास होनी चाहिए, इसमें क्या मसला है ना सर? बिल्कुल। और सर देखें, आप अगर डिफरेंट स्पोर्ट्स में चले जाएं, आप अमेरिकन फुटबॉल में चले जाएं, आप सॉकर में चले जाएं, कोई भी बड़ी स्पोर्ट जो है उसके अंदर ऑन द डे एक टीम डिसाइड होती है कि यार ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। मतलब एक बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर होता है कि यार ये हमारे प्लेयर्स हैं, आपने किसको स्टार्ट करवाना है, किसको बिठाना है। मतलब वहाँ तो देखें ना, यहाँ तो एक ही ब्रेक होती है, इनिंग्स की ब्रेक होती है। अब आप NBA में चले जाएं तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, या आप NFL में चले जाएं तो बार बार ब्रेक्स होती हैं, और ऑफेंसिव साइड होती है, डिफेंसिव टीम होती है, उसके अंदर भी हर वक्त चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपने हर मैच में, हर सीरीज़ में अगर एक डिसाइड कर लिया और उससे हटना नहीं, क्योंकि बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखिए वर्ल्ड कप के अंदर हमने आज़म खान को खिला के उसके बाद टीम से ड्रॉप किया ना, वर्ल्ड कप को दौरान ही किया। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ सीखा ही नहीं आपने। आज़म के बारे में 4-5 बातें सीख ली ना आपने, उसमें वो एक मैच में सीखनी चाहिए थी, हमें 3 लगे। सो ये आदत जो ये साइकिल है ना सर, ओल्ड स्कूल खेलने की, वो निकालनी चाहिए। और जो एनालिस्ट जिनका आपने भी पहले जिक्र किया, जिन्होंने लैपटॉप खोले हैं और उसके अंदर यकीनन बहुत ज़्यादा मवाद होगा सर डेटे का, उस डेटे को अगर हमने अपनाना नहीं है तो वो लैपटॉप उठा के बाहर फेंकें और उन बंदों को भी बाहर फेंकें। बिल्कुल। और पता है क्या, आप जिस तरह से आपने जिक्र किया ना NFL वगैरह का, NBA वगैरह का, क्रिकेट जो है वो चेंज हो रही है। अब IPL में तो प्रैक्टिकली 12 प्लेयर्स हैं एक टीम में, वहाँ पे तो एक बाहर से बुला के खिला देते हैं। सो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये क्योंकि उनको पता है कि NBA में क्या बिक रहा है, NFL में क्या बिक रहा है, वो सारी चीज़ों ने इनकॉर्पोरेट होना है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर हमारा पूल बड़ा नहीं होगा तो फिर हम इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। बिल्कुल सर। बस सर चलें, ये तो आगे जाने वाले दिनों में हमें समझ आ जाए कि ऑल्दो अभी बहुत क्रिकेट जो है वो हमने देखनी है, डोमेस्टिक भी बहुत होनी है, हमारी एक सीरीज़ बाहर भी है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके अंदर हमारा अभी तक ये बात क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये हम आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें ऐड कर लें 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राना फ़हीम अशरफ की क़यादत में हमारी 6 रुकनी टीम हांगकांग 6 खेलने जा रही है। वाह सर,
से जो पहले हुआ करता था। जी बिल्कुल हुआ करता था। वसीम भाई ने भी लीड किया हुआ हमें इसमें। बड़े इंटरेस्टिंग था कि वो छोटा ऑफ साइड और लेग साइड छोटी होती है, स्ट्रेट लंबा होता है, 6 प्लेयर्स होते हैं। मतलब ये तो गेम ही हमारी है, जो जिस तरह की गेम हम बचपन में खेलते रहे ना टेप बॉल के जरिए, वो गेम है वो। हाँ, तो सब बेहतरीन है, ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल सर आगे चलते हैं सर। एक और हमें अब सर सियासी ज़रा पहलू मुल्क के अंदर काफ़ी मसले मसाइल पड़े हुए हैं सर। आईनी तरमीम सर पास नहीं हो पा रही। आईनी तरमीम के ऊपर जब गुफ्तगू छिड़ती ही है कहीं पे भी, तो लोग जो है इसके अंदर अब इन्वेस्ट हो गए। साहब को पता है जब हमारे अवाम जो है वो किसी सियासी इशू के अंदर या किसी आईनी इशू के अंदर इन्वेस्ट हो जाएं, तो फिर हम उससे जब तक वो अपने मंतकी जाम तक पहुँचे ना सर, तो फिर हमारी ऑफिस, ड्राइंग रूम और कई जगह बेडरूम टॉक जो है वो सारी की सारी जो है वो फिर इस पे फोकस होती है। तो इसको किसी पासे लगाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। मैं सिर्फ फ़िलहाल हवाला दे दूँ मौलाना फजल रहमान साहब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि यार मेरा इस वक्त खेलने का मूड नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी कोई कंसेंसस नहीं है। ना सिर्फ ये सर, उन्होंने साथ ये भी बात की कि आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है। 18वीं तरमीम में वही कहते हैं कि जी 9 महीने लगे थे उसको करते करते, और सर एक आईनी तरमीम की बात हो रही है। ये ऐसे नहीं है कि आपने अपनी दफ्तर के अंदर जो है वो प्रिंटर के टोनर की पॉलिसी चेंज करनी है, किस वेंडर से लेनी है। ये एक इससे पूरी आवाम जो है वो उससे मुतासर होंगे, और वो अभी 1 साल के लिए नहीं, वो जब तक ये रहेगा कानून, इसके अंदर कोई मजीद तरमीम नहीं आती, तब तक यही दिस विल बी द स्टैंडर्ड। सो इसको जब करना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है। ये लफ्ज़ भी सर हम दोहराते रहते हैं, टेक ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड भी लें। आप तो कह रहे हैं कि यार हम और पीपल्स पार्टी और JUI मिल के ये पास कर सकते हैं, इसलिए इसको कर लेना चाहिए। भाई एक आपकी ऑपोजिशन है जो कि बहुत तगड़ी ऑपोजिशन है, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आपकी इस मुल्क के अंदर। अगर वो इस पे खुश नहीं है तो उनके साथ टेबल पे बैठें। वो एक शेडो ड्राफ्ट्स अब बन रहे हैं, फजल रहमान साहब PTI के साथ मिलकर बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना कुछ पेश कर रही है, उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो फंसी हुई है इसके अंदर ऐड कर लें सर। आपके जो अब सब बात कर रहे हैं कि हुकूमत के जो है ज़रा हाथ खुल गया। बंदियाल साहब का जो तशरीह थी 63A के ऊपर जो 2022 के अंदर हुई थी, उसके अंदर सर अब फिर से काजी फैज़ ईसा साहब के बेंच के अंदर उसके ऊपर फिर से एक थोड़ी सी नज़रसानी हुई उसके ऊपर, और उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। वो जो तशरीह थी उसकी, जिसके अंदर आप कह रहे थे कि जी एक पार्टी का जो एक ओहदेदार है वो पार्टी के ख़िलाफ़ अपना ज़मीर नहीं वोट कर सकता या अपना राइट नहीं वोट कर सकता, जो उसको लग रहा है ठीक है, तो इसको उन्होंने गैर कानूनी कर दिया था। अब वो चीज़ ओवरटर्न होगी, अब वो कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। यहाँ पर जाना हमने लेकिन ब्रेक के ऊपर है, तो इस ब्रेक के बाद आपका इसके ऊपर हम कॉमेंट लेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले आईनी तरमीम के ऊपर क्या अपडेट्स हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा 63A के ऊपर, जो एक काजी फैज़ ईसा के अंडर नया एक उसके अंदर एक तब्दीली आई है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल, देखिए 63A एक तो कानून जिस वक्त बनाया गया था तभी बहुत ज़्यादा लोग, जिसमें शायद मैं और आप भी शामिल हैं, इसके ख़िलाफ़ थे। अगेन उसकी रेलेवेंस इस वजह से थी क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक माजी रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का, तो उसमें फिर सोचा गया कि अच्छा क्योंकि फ़िलहाल उस मुनासबत से रखा गया है तो मतलब हम उसके ख़िलाफ़ बोलते भी रहे, लेकिन बहरहाल वो कानून भी रहा। अच्छा 2022 में जब उसकी इंटरप्रिटेशन हुई तो वो इंटरप्रिटेशन अगेन हमारा ख्याल है गलत हुई। अच्छा अब जो उसको करेक्ट किया गया है तो हम तो उस करेक्शन के साथ हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग की वजह से सब आवाम के दिल में शकूक व शुबहात ने जन्म ले लिया है, और मैं और आप कुछ भी कह के उनको ठीक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने आईनी तरमीम की बात की। अच्छा वो जो पहली आईनी तरमीम जो पेश की गई उसमें तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अब एक नई आईनी तरमीम पे काम हो रहा है, ड्राफ्ट हो रही है, PMLN भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वहाँ से JUIF और PTI भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए जो आइन है इट्स अ वर्किंग डॉक्यूमेंट, उस पर होना चाहिए, उसको हर वक्त बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें हर वक्त एक तो ये कि जब तक दुनिया रहेगी उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप नए नए चैलेंजेस का आपको सामना होता है क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से, नए हालात उनकी वजह से नई नई सिचुएशंस जन्म लेती हैं। मतलब मैं तो उस मफरूज़े के ख़िलाफ़ हूँ जब वो कोई कहता है ना आपको कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। भाई ये इतना ख़राब मफरूज़ा इसलिए है क्योंकि हर दफ़ा ना
आपकी सिचुएशन बदल जाती है, इसलिए आपकी गलती की नौयत बदल जाती है। यू कांट मेक सेम mistake twice because each time you're in a different circumstances. So बुनियादी बात यह है कि आइन को तब्दील होते रहना चाहिए। हम आइन की तरमीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया और मौलाना ने भी कहा, भाई जल्दी क्या है, 3 महीने सर जोड़ के बैठ जाते हैं, 90 दिन काम कर लेते हैं, इसमें ऐसा कौन सा मसला है, हो ही जाएगी। तो टाइमिंग की वजह से ना ये सब कुछ बहुत डाउटफुल हो रहा है। और जब एक पार्टी या उस पार्टी के चाहने वाले जब ये कहते हैं कि ये आप हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो उससे रिफ्यूट करना हम जैसे लोगों के लिए जो कि आइन में की तरमीम के हक़ में हैं, जो कि 63A के चेंज के हमसे भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। सर एक तो डिफेंड करना मुश्किल है सर, बाकी सर किसी का भी कॉन्शियस जो है आप उसके ऊपर ना उसको किसी महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने कहा वर्किंग डॉक्यूमेंट है ये आइन जो है हमारा, सॉरी, तो किसी का कॉन्शियस या उसने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी फ्लूइड चीज़ है। आपका आज जो बयानिया है किसी एक चीज़ के ऊपर, वो आपका कल सुबह भी तब्दील हो सकता है, और इसको कोई कानून जो है वो कैसे रोक सकता है? ये तो एक मतलब कानून की स्पिरिट जो है वो तो ये है कि जो कानून लिखा गया वो भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, जैसे हमने देखा। तो ये तो आयरॉनिक बात है कि अगर एक कानून ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि एक 22 में चीज़ जो है वो 24 में आके चेंज हो रही है, तो एक शख्स जो है जिसने जाके एक और कानून के ऊपर वोट करना है, क्या उसका ज़हन नहीं बदल सकता? और उसको इस चीज़ का हक हासिल होना चाहिए। मतलब सर अगर आप इसको लफ्ज़ दे दें डिसेंट, टर्न कोट, और आप मतलब अक्रॉस दी आयल जा रहे हैं, तो ये लफ्ज़ जो हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये तो चले बड़ी ज़बरदस्त हैं बोलने के लिए, सियासी बयानात के लिए। एक शख्स किसी सियासी पार्टी के अंदर जब मौजूद है और वो सियासी पार्टी की जो मौक़िफ़ है उससे एग्री नहीं करता, तो मेरे तो ख्याल में जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि भाई आप अपना एक एज ए लॉ मेकर आप कह रहे हैं पूरी पार्टी से आप इख्तलाफ करते हैं कि ये जो आप करने जा रही हैं ये आगे जाके हमारी जो मुस्तकबिल है उसके अंदर एक गलत चीज़ करेगा। उसके साथ साथ मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये जो हेस्ट है इससे बेसिकली आप ही के नंबर काट रहे हैं। मतलब ये एक चीज़ बहुत, अब किसी की नीयत जो है आप ये तो नहीं कह सकते जी मुतनाज़ा हो गई है सर। हाँ, ये तमाम मामला जिस तरह हो रहे हैं वो टाइमिंग की वजह से ज़रूर मुतनाज़ा हैं कि जी आप जो हैं इसको करवा के 63A को मतलब हो गया चले उसके हम हक में। अब डेफिनेटली हाथ खुल जाता है गवर्नमेंट का सर। गवर्नमेंट का हाथ इस तरह खुलता है कि उन्होंने 10 एक लोगों का मसला है ना सर, वो 10 लोग जो उन्होंने मौलाना साहब से पूरे करने, और मौलाना साहब अभी जो हैं वो इज़ नॉट प्लेइंग बॉल। को पता नहीं पीटीआई के 10 लोग जो हैं वो कहें जी हम अग्री करते हैं साइनी तरमीम से। अब उसके पीछे क्या मुहरक़ात है कि उन्होंने क्यों अग्री कर लिया ऐसे एकदम से वन फाइन डे, वो एक अलग बहस है जो इस मुल्क में हमेशा ही होगी कि ये तो देखें ना ये हुई इस वजह से है कि कोई पैसे एक्सचेंज हुए हैं या कोई और चीज़ हुई है कि उनको बहुत बड़ा ओहदा दे दी इसलिए वो इस तरफ आ गए हैं। लेकिन देन अगेन फाइन, आपने भाई जैसे भी नंबर पूरे करने थे आपने कर लिए। टाइमिंग अलबत्ता जो है इसके अंदर आपको थोड़ा देखना चाहिए कि इसको आराम से करें और इसके अंदर थोड़ा सा अपना वक्त लेके करें, क्योंकि आपने शायद ये करके उसके बाद कल को आप हुकूमत में नहीं रहते, अपोजिशन बन जाती है, आ जाती है पावर में, पीपल्स पार्टी आ जाती है पावर में, कोई नई सियासी जमात पैदा होती है जिसमें अवाम जो है उनको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने भी फिर इसके अम्ब्रेला के अंडर रहना है। तो आपने जो पॉलिसी बनानी है वो आगे तक की बनानी है। बिल्कुल, देखिए आपकी इतनी अच्छी बात है ना कि जो इनसे नहीं हो सका, इन्होंने तेज़ी में पहला ड्राफ्ट पेश किया वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि एक बिल आया था जो रिजेक्ट हो गया या एक तरमीम आई थी जो रिजेक्ट हो गई, ये भी हुआ कि एकदम से अवाम को महसूस हुआ कि अच्छा ये हुकूमत तो इतनी ताकतवर नहीं है, अच्छा ये रियासत तो अपनी शायद पावर लूज़ करती जा रही है। अब कितनी ज़्यादा गुमान पैदा होने शुरू हो गए सिर्फ इस वजह से कि आपने एक चीज़ जल्दी में की। इसी तरह ये जो क्या कहते हैं आगे जो हुकूमतें आएंगी, अभी इस वक्त अगर टर्न कोड कोई हो भी जाते हैं, इस वक्त वहाँ से लोग तोड़ भी लिए जाते हैं। देखिए पहले जितना आसान नहीं रहा, पहले कैश के बदले होता था, मिनिस्ट्रीज़ के बदले होता था, अब मिनिस्ट्रीज़ भी देने को नहीं है। IMF कहता है काम करो, सेनेट भी कुछ रहने की गुंजाइश, सेनेट में भी गुंजाइश नहीं रह गई, कैश भी पता नहीं अब तो फाइल करना पड़ता है, तो बड़े मसाइल हो गए हैं। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ है, वो ये है कि हालांकि हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन देखिए आप इस घर से निकलें तो हर तीसरे बंदे को अगर आप पूछते जाएं तो वो आपको बताएगा कि ये हुकूमत 5 साल नहीं चलनी। ये तासुर है, अवामी तासुर है। तो जो आपके सियासतदान होते हैं वो भी तो अपनी पावर आवाम से ही ड्राइव करते हैं ना। अब आप देखें कि अगर एक शख्स इस वक्त जिसको हर घड़ी ये सुनना पड़ता है, गलती क्यों ना हो, कि ये हुकूमत 5 साल पूरी नहीं करेगी। देखिए एक तो हुकूमत आती जाती रहती हैं,
5 साल पूरे ना करने का मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन इलेक्शन हो, लेकिन अभी तासुर ये पाया जाता है कि इलेक्शन भी 5 साल से जल्दी हो जाएंगे। तो अगर एक MNA MPA को इस वक्त ये पता है कि मुझे तो किसी भी वक्त दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ सकता है, तो क्या इस वक्त वो कुछ पकड़ दकड़ के कुछ इस तरह के फैसले करेगा? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान जो है ना इस वक्त एक बिल्कुल नई सिचुएशन के अंदर जा रहा है। पास्ट की हम मिसालें ढूंढ के हम ये फैसला करने की या सोचने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई नहीं जो इस वक्त हो रही हैं। सर बिल्कुल नहीं हुई सर। देखें ये आईनी तरमीम को तो हम तो देख रहे हैं, एक इसकी जो डिफरेंट चीज़ें इससे होंगी, तैनाती का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का हो गया, मुद्दत मुलाजमत होगी 68 तक की, वो बिल्कुल ठीक है। ये तो एक उसका जो उसके अंदर लिखा था उसका व्यू है। थोड़ा पीछे जूम आउट करके बर्ड्स आई व्यू लें तो इसका तो ये मतलब है कि अब आपने आइंदा के लिए जब आईनी तरमीम करनी है उसका लाए अमल भी इस आईनी तरमीम से तय हो गया कि जी आपने ये चीज़ें करनी है, तो फिर आप कुछ भी पास करवा सकते हैं। तो सर ये तो एक प्रेसिडेंट भी बहुत बुरा है ना कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कि यार विद इन अ मंथ इन्होंने जो है मंथ एंड हाफ जो है इस चीज़ को पास भी करा लिया और नंबर भी पूरे कर लिए। और सर दूसरा मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ टर्न कोर्ट्स को, फ़र्ज़ करें ये बात भी है सर मान लेनी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, एक शख्स क्यों नहीं हम कह सकते कि यार जो वोट लेकर आया है वो अपना कॉन्शियस वोट कर सकता है। मतलब वो कह सकता है यार कि देखें आप सारे जो है ना एक तरफ हैं, मैं नहीं हूं क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे से डिसएग्री करता हूं। वो टर्न कोट ना हुआ सर, फिर कैसा शख्स हुआ जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, वो अपना एक वोट बैंक लेकर आया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं पसंद, उसको इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो नहीं पसंद, तो हम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट क्यों नहीं देते? हम क्यों हर वक्त ये इल्ज़ाम लगाते हैं? ये कितना गलत हो गया कि जी ये तो कोई ना मामला कुछ और है। देखिए अब जो इन्होंने फैसला किया है ना ये बड़ा अच्छा है और पार्टी सदूर जो है इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकती है। उन्होंने कहा जी कि अब अगर कोई पार्टी सदर के अगेंस्ट वोट देता है तो उसके बाद वो वोट भी गिना जाएगा और फिर पार्टी सदर की मर्जी है, अगर वो उसके खिलाफ उसको निकालना चाहे तो निकाल दे, ना निकालना चाहे तो रखा रखे। अच्छा यहाँ पे हमें आपको पता है कि अक्सर ये खबरें भी मिलती हैं कि पार्टी सदूर को आर्म ट्विस्ट करके बातें मनवाई जाती हैं, तो उसमें वो अपने लोगों से कह सकता है कि मैं ऑन द फेस ऑफ इट ये कहूंगा लेकिन तुम वोट मेरे बेशक अगेंस्ट जाके कर दो। सो इससे फायदे भी लिए जा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती हैं। बिल्कुल सर। और बाकी आगे जाते हुए ये सारे मामला हल होने चाहिए मेरे ख्याल में। हमें डिस्कशन ये सर करनी चाहिए ब्रॉडर कि अब चीज़ें ठीक करने की तरफ लेके जाएं। IMF का मरला था वो आपने एक हद तक पार कर लिया, अब ये आईनी तरमीम का मसला हो गया है, PTI के साथ जो एक टसल चल रही गवर्नमेंट की, वो इन सब से निकल के जब आगे बढ़ेंगे तो मामला तभी बेहतर होंगे। यहाँ जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमें FBI जाना पड़ेगा। वाह वैसे मैं जाना चाहता नहीं हूँ वहाँ, लेकिन चले सर उस तरह से नहीं। सर आपको पता है हम सर बेसिकली लोगों के पास चिड़ियाँ होती हैं, कुछ लोग कबूतर होते हैं, हमारे पास सर चमगादड़ तो हम उसको सर फ्लाई करके ना हम लेके जा रहे हैं FBR के पास। अच्छा सर बेसिकली सर सबको मुबारक हो सर, अनदर ईयर अनदर टैक्स फाइलिंग ईयर। सर इंक्रीज़ है 30 तारीख तक कहा जा रहा है, कोई 80% प्लस इंक्रीज़ आया पिछले साल से फाइलिंग के रेट में। इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊं कि लेकिन जो नील फाइलिंग है उसकी भी खासी तादाद आपको मिली है। नील फाइलिंग हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली क्या, अगर किसी को नहीं पता। सर इस दफ़ा बहुत सख्ती थी, बड़ी बड़ी लोगों को रिप्रकशंस के से आगाह किया गया। नंबर 1 ये थी कि हम ना सिर्फ आपका फ़ोन बंद करेंगे, आपकी गैस करेंगे, बिजली बंद करेंगे, हम आपको ही बंद कर देंगे, हम आपको चलने ही नहीं देंगे कहीं पे भी। तो वो सर किसी ने करना था तो इस्लामाबाद चला जाता, वो तो वैसे ही वहाँ पे हो रहा है। लेकिन सर अब उन्होंने रातों रात जब ये 30 तारीख टप गई और हम फर्स्ट में आ गए तो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, वही जो सर एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। सर वैसे उस ड्राफ्ट्समैन की सर ज़िंदगी कितनी आसान है कि उसने सिर्फ रेफरेंस नंबर और डेट चेंज करनी तो सर 15 दिन का उन्होंने तौसीह कर दी, आगे ले गए मामला और 14 अक्टूबर तक अब लोगों के पास टाइम है अपनी इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको फाइल करने के लिए। जो सेल्स टैक्स के मामला आते हैं वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने आगे कर दिए 31 तक। तो सर ये अब एक ट्रेंड बन चुका है। डिस्पाइट एवरीथिंग ये सब कुछ हुआ, आया रात को FBR के किसी एक नुमाइंदे को इस चीज़ से तब चढ़ी और गुस्सा चढ़ा, उन्होंने ट्वीट दे मारी कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। लेकिन पता चला कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि 14 तारीख तक लोगों के पास टाइम है, तो लोगों के पास टाइम है, आप फाइल कर दें। मसला सर ये नहीं है, मसला ये है कि एक्सटेंशन जितनी मर्जी देते रहें। लोगों ने एक मैकेनिज़्म बना लिया है कि अगर उनको ना फाइल करने में मज़ा आ रहा है
तो वो कोई ऐसी मोटिवेशन है नहीं। सिर्फ मोटिवेशन ये है कि यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि हम चीज़ें बंद करना शुरू कर देंगे, तो जब तक उनकी बंदिश नहीं होगी तब तक हमने बात थोड़ी ना आना है। और सर लास्टली ये है कि FPR जो है वो अब इस चीज़ से चाह क्या रही है, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने सारे लोगों को आप टैक्स नेट में लाएंगे एक KPI फुलफिल करने के लिए और एक केक काटने के लिए, तो उसका रियलिस्टिक फ़र्क तो किसी तरह से नहीं आपको आने लगा। हाँ, अगर आप ये कहते हैं यार कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेट करके उनका सारे मामला सीधे कर दिए हैं और उससे इस तरह से फ़ायदा हो रहा है कि टैक्सेबल इनकम हमारी बढ़ गई है और वो बतदरीज बढ़ती जाएगी हमारी अब, क्योंकि हमने सिस्टम इतना अच्छा कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। आप ये भी बताएं कि मैं ही लोगों को प्रीव्यू दे देता हूँ कि जब आपने फाइल करने की कोशिश की 30th के आसपास तो उनका सिस्टम डाउन था। बिल्कुल, देखिए सर, जो आप कह रहे हैं ना कि जिसको नहीं करने का शौक या जो नहीं करना चाहता, देखिए उसकी तो बात ही नहीं है, उसके साथ इन्होंने जो भी करना है वो कर लें। लेकिन जो शख्स देना चाहता है, इन्होंने इस दफ़ा इतना डराया, मैंने फैसला किया कि मैं अपने वालिदैन को भी फाइलर बना देता हूँ, हालांकि उनकी कोई इनकम नहीं है। तो ये फिर वही बात है कि होता है ना कि जी तुम्हें लास्ट मोमेंट पे क्यों याद आया, भाई आपने डेट दी हुई है, इसका मतलब उस डेट तक चलना चाहिए। खैर लास्ट मोमेंट नहीं था, मैं 25 तारीख से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने आवर्स अपॉन आवर्स उस पर लगाए। एक फ़ाइल होना तो अभी दूर की बात है, एक अकाउंट था जो बन गया, दूसरा अकाउंट ही नहीं बना। सो होता क्या था कि आप अपना डालते थे, शुरू में आपने कुछ अंदराज करना होता है, जिसके बाद एक यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट होता है जो आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आता है, वो आप डालते हैं तो फिर आपका अकाउंट खुलता है। सो जब आप वो पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो तो लिखा हुआ आ जाता है कि जी अकाउंट इनवैलिड है, और जब आप अपनी अंदराज डालते हो तो वो कहते हैं कि ये तो ऑलरेडी बन चुका है। इसमें मल्टीपल नंबर्स चेंज करके देखे, मल्टीपल ईमेल एड्रेस चेंज करके देखे। आप लैपटॉप से कर रहे थे? लैपटॉप से। तो आप सुपर तरह से आ रहे थे, अपने फ़ोन से नहीं कर रहे थे? नहीं 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 नहीं। सो बुनियादी बात ये है कि अब एक बंदा फाइलर बनना चाहता है, आप उसके साथ ये कर, मेरे जो इतने घंटे ज़ाया हुए हैं उन घंटों में मैं कोई कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा ले सकता था, मैं कोई अपना नौकरी का काम कर सकता था। आपने मेरे साथ की क्या और आप मुझे बदले में इसके क्या दोगे? तो आप जब इस तरह डिस्करेज करोगे सीरियस लोगों को तो फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि जी लोग फाइलर नहीं बनते। और शुक्र है कि ये 14 दिन की हो गई या 30 दिन की जितनी की भी एक्सटेंशन हुई है, वरना मेरे वालिदैन तो नहीं बन सकते थे। ये है नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जिस तरह से आपने फरमाया, अभी जब मैं अपना इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस में से गुजरा हूँ। नहीं सर, रेलेवेंट है आपका कि मैंने अपने वालिद साहब का जब सारा वो लिखा कि उनकी वेल्थ क्या है, एसेट क्या है, इनकम क्या है, जब सारा, तो उसके अगेंस्ट आईआरएस ने एक बना दी टैक्स की रकम कि आपने ये जमा करवाना, टैक्स लायबिलिटी, एक लायबिलिटी आ गई। अब मैंने सिस्टम के अंदर ही ये देखा कि कितना वो मुख्तलिफ चीज़ों में पे कर चुके हैं ताकि वो उसकी डिडक्शन हो जाएगी, फिर जो रह जाएगा वो हम हाथ से दे देंगे। जब वो देखा तो वो उससे बहुत ज़्यादा था जो पे हो चुका था जितना हमारी लायबिलिटी थी। अच्छा, वो क्यों था इतना ज़्यादा? वो इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मेरे वालिद साहब फाइलर नहीं थे, तो वो जब बैंक से पैसे निकलवाते थे तो भी उनको डबल पैसे देने पड़ते थे टैक्स में। दीगर चीज़ें अगर उन्होंने कोई ख़रीदी हो या कुछ भी किया है तो उसमें उनके ज़्यादा पैसे कट रहे थे, जिसकी वजह से वो इतना अमाउंट बनी। और मैंने उसके बाद ये सोचा कि अब अगले साल से अगर मेरे वालिद साहब की इनकम में कोई इजाफा नहीं होता, उनके लाइफस्टाइल में कोई कमी बेशी नहीं होती, बिल्कुल वो ऐसे ही रहता है जिसके बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो सरकार को जो टैक्स कलेक्शन होगी उनसे वो हाफ रह जाएगी। सो उनके फाइलर बनने से मुल्क को एक्चुअली फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे बात समझ में आती है कि फाइलिंग का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि ये तो चंद हज़ारों वाले लोग हैं जो जिनकी लायबिलिटी चंद हज़ारों में है। असल मसला तो उनके फाइलर बनने का है जिनकी वेल्थ अरबों में है। हैविंग सेड दिस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस शो में कि एक होता है फ़ाइल करना, वो मैं अपना कुछ भी फाइल कर सकता हूँ कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैंने 1 अरब रुपया कमाया है इस साल में, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैंने 500 रुपये कमाए हैं। ये तो जब तक कोई वहाँ पे FBR में चेक मेरा अकाउंट खोलेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, स्क्रूटनाइज नहीं करेगा और मुझे नोटिस नहीं भेजेगा कि आपने जो फाइल किया है इसको प्रूव करें वरना तो ये गलत है, तब तक जो मैंने लिख दिया है बस वही हकीकत है। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली, हम गरीब मुल्क हैं, FBR एक गरीब इदारा है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम 6 से 8% से ज़्यादा खोल सकें, स्क्रूटनाइज कर सकें, और वो हम रैंडमली चेक करते हैं। ठीक है, अभी ये जो जाहिर है ये डिमांड IMF से आई है कि जी आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर होने चाहिए। हमने उस तरफ सफ़र शुरू कर दी है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रूटनी करनी है। ये भी आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 4000 नए एनालिस्ट हायर करेंगे। जी। अगेन प्राइवेट सेक्टर से,
अगेन इतनी बड़ी आबादी है, 4000 एनालिस्ट कितना कर सकेंगे, वी डोंट नो। असल में ये गवर्नमेंट का ना फ़िलहाल मकसद भी नहीं है। देखें हमारे सरकारी लोग भी, हमारे सियासतदान भी, ये सारे फाइल तो करते ही हैं ना। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग बुरे हैं, मतलब हम बहैसियत कौम एक जैसे लोग हैं। अगर मतलब आम आवाम टैक्स चोरी कर सकते हैं या टैक्स कम दिखा सकते हैं तो ऊपर वाले भी कम दिखा सकते हैं। बुनियादी बात ये है कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ज़िंदगी का पहला मकसद स्क्रूटनाइज करना है। इनकी पहली ज़िंदगी का मकसद है बाहर ये दिखाना कि देखें हमने इतने फाइलर बढ़ा दिए। ठीक है, सो फाइन। मैं तो लोगों को ये अपील करूंगा कि आप आज से अपने पेपर इन ऑर्डर लाना शुरू कर दें, आप आज से फाइलर बने। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप गलत दिखाएं, आप बिल्कुल ठीक दिखाएं, और आप ठीक गलत जैसे भी फाइलर तो बने ही बने, क्योंकि आप इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपकी इनकम ऑलरेडी कट जाती है तो आपने क्यों अभी तक फाइलर नहीं बन रहे आप सर? और आपको आइंदा से वीज़ाज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप फाइलर बने। सर आप तो देखें ना, बहुत सारे मुल्क जो हैं, आप यूरोप की बात कर लें, टर्की की बात कर लें, आप थाईलैंड की बात कर लें और दीगर, वहाँ पे अब आप अपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपना पिछले साल का टैक्स रिटर्न साथ देना है। ये फैक्ट है। क्योंकि देखिए ना, एक और मसला हो गया, आपने वीज़ाज़ का जिक्र किया, उनको इस चीज़ का डर नहीं है कि आप सिर्फ इस चीज़ का डर नहीं है कि आपने वहाँ आके को गंद खोल देना है, वहाँ आके उनके माशरे के अंदर आपने कुछ गलत चीज़ कर देनी है, या जैसे हमने बैगिंग वाला सारा किया था और बड़े मसले हैं। उनको है कि यार हम आए ज़रूर हैं यहाँ पे, हमारी इकॉनमी में इंजेक्ट करें, टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वापस चले जाएँ। अब सर वो ये देखना चाहते हैं कि यार इस शख्स के पास यहाँ पे अपनी वेल्थ के अंदर क्या चीज़ें हैं, कि इसके टाइज कितने हैं यहाँ पे, कि ये वापस आना चाहता है। और वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट जो है वो दोनों बाकायदा से उस चीज़ की अक्कासी करते हैं। तो वो जब तक एक वीज़ा अफसर नहीं देखेगा तो आपको वीज़ा क्यों देगा? अगर आप उसके अंदर दिखाते हैं जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उन्होंने उसकी भी ऑप्शन दिखाई। जैसे आपके वालदैन का एक इशू आप बता रहे हैं, मेरे वालदैन का भी ऐसे है कि मतलब आपके पास अगर इनकम ही नहीं है, मेरी वालदा का सॉरी, कि आप नहीं, तो फिर वो आपको वीज़ा कैसे? हाँ जी, फिर आप अपने बेटे के साथ या आप अपने हस्बैंड के साथ आप उनकी अटैच करते हैं कि जी मेरे पास, मैं जी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनकी वेल्थ पे मैं जा रही हूँ, तो मैंने तो वापस है ना, मेरे तो है ही कुछ नहीं, मैं तो डिपेंडेंट हूँ इनके ऊपर। तो सर ये चीज़ें निकाली हुई हैं इसलिए, और वीज़ा अफसर भी सर सियाने हो गए बेसिकली, तो इसलिए आपको अपने कागज़ अब सीधे कर लेने चाहिए। और हाँ, ये मैं सबके लोग कहते हैं जी कि हमें इसकी बस मिल क्या रहा है जो हम टैक्स दे रहे हैं, हमें सड़कें हो जाएँ, पुल वगैरह हो जाए, अस्पताल नहीं है, स्कूलिंग, एजुकेशन, इंसाफ, ये वो लॉ सिस्टम, वो नहीं मिल रहा। यस, ये लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। इस वक्त शॉर्ट टर्म इशू ये है कि हुकूमत भी एक तरफ कह रही है कि जी आपकी चीज़ें बंद होंगी, शायद वो कर पाएँ, शायद ना कर पाएँ, मुमकिन है कर पाएँ, और दूसरी तरफ आपने अगर ट्रैवल भी करना है और आपने इंटरनेशनली भी काम भी करना है, फ़र्ज़ करें, तो ये आपको सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। और देखिए होता क्या था कि पहले भी वीज़ा जब लगवाते थे ना, लोग अपने साथ में देते थे कि हमारी फ़लाने जगह प्लॉट है, हमारा फ़लाने जगह जो है फ़ाइल है। अच्छा, उनके पास वेरीफाई करने का एक हाउसिंग सोसाइटी से पूछना, एम्बेसी वालों का, कि भाई ये जो बंदे ने मुझे बताया है, आप वाकई इसकी फ़ाइल प्लॉट यहाँ पे है, वो मुश्किल है। आपने अगर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा दी है ना, तो इसका मतलब है कि आपने सरकार को डिक्लेयर कर दी है कि मेरे पास ये प्लॉट है, ठीक है। और आप गलत क्यों करोगे? क्योंकि आपको तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए एम्बेसी का काम बहुत आसान हो जाता है अगर आपकी एक वेल्थ स्टेटमेंट है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाएं, क्योंकि अगेन आपने, आपके बच्चों ने, जो भी आपके घर में यंगस्टर्स हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा ये शौक है, उनको अपना फ्यूचर बाहर नज़र आता है। और अगेन आप पढ़ने जाएं, वापस आके अपने बेशक मुल्क की भी खिदमत करें, लेकिन एक दफ़ा बाहर हुए एक्सपोजर कोई बुरी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहरहाल सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 14 तक आपने जो टारगेट पूरा करना है वो कर लेंगे। हमने ये भी देखा है सर माजी में कि इससे भी आगे मामला चले जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।